So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the chapter D and F block elements and this will be very important chapter. और अगर आप में से कोई पूरा चैप्टर देखना चाहे तो इसके लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड होप दैट यू हैव ऑलरेडी ज्वाइनड द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो ये है दैट प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयॉन्स दे आर कलर्ड इन एक्वस मीडियम इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आयॉन्स नहीं दिए हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से कौन सा कलर्ड होगा। ठीक है ना, कौन सा कलर दिखाएगा एक्वस मीडियम में, एक्वस सोल्यूशन में। देखो जैसे अगर हमारे पास आयॉन दिया गया है दैट इज स्कैंडियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव। ठीक है ना, कि जैसे अगर हमारे पास है लेट्स से टाइटेनियम वी आर हैविंग इट्स अ ट्रांजिशन मेटल राइट 4 पॉजिटिव टेट्रावैलेंट पॉजिटिव है ना। अगर हमारे पास है लेट्स से Cu पॉजिटिव, लेट्स से वी आर हैविंग जिंक 2 पॉजिटिव, लेट्स से वी आर हैविंग कैडमियम है ना, जिंक कैडमियम एंड मर्करी, यू ऑलरेडी नो जिंक, लेट्स से वी आर हैविंग कैडमियम एंड मर्करी। सो दीज आयॉन्स अगर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं तो आपको बताना है इनमें से विच विल बी कलर्ड इन एक्वस मीडियम है ना। तो क्या लग रहा है आपको, है ना, ये सभी जो है अगर आपने पढ़ा होगा सो ऑल दीज आयॉन्स दे आर कलरलेस, तो इनका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस है सभी, इनका कोई भी कलर नहीं होता है। तो बताएंगे आप क्यों। तो आपने पढ़ा होगा दैट दीज एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल आयॉन्स जो होते हैं ये एक्वस मीडियम में वही कलर्ड होंगे जिनमें एक्चुअली क्या होगा, जिनमें क्या होता है डी ट्रांजिशन की वजह से एक्चुअली कलर होता है। तो पहली बात जो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो किसी वक्त पूछा जाता है दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स दे आर कलर्ड, और किसकी वजह से, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दैट इज T2G से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा इनटू Eg तो इसको क्या बताएंगे, है ना, ये भी डी ऑर्बिटल्स है और ये भी क्या है, डी ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में जा रहा है, सो दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन है ना। तो डी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन मेटल आयॉन्स और इनके कम्प्लेक्सेस जो होते हैं कलर्ड होते हैं। पर यहाँ पे आप याद रखेंगे ये जो आयॉन्स मैंने यहाँ पे लिखे इनमें या तो D0 होगा, मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर D में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डी ट्रांजिशन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो जैसे अगर हम देखेंगे स्कैंडियम की बात करेंगे है ना, स्कैंडियम जो है पहला 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है उसका पहला एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 21। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आई होप सभी को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ आर्गन 80 3D1 4s2 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है 3, ये है स्कैंडियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, एक D से 1 इलेक्ट्रॉन और S से 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट। तो तीनों इलेक्ट्रॉन जब इसने लॉस किए तो दैट मीन्स ये जो आपका स्कैंडियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव है इसमें D0 है, तो डेफिनेटली इट विल बी कलरलेस, ये कलरलेस होगा। सिमिलरली मुझे बताओ नेक्स्ट आपके पास टाइटेनियम है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है ना, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। तो यहाँ से इसने चारों के 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसमें भी क्या है D0 है, तो ये भी कलरलेस होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट इज Cu पॉजिटिव है ना, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और आई होप कि सभी को ये पता होना चाहिए क्रोमियम और कॉपर जो आपका है दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। और हर एक को ये रीज़न भी पता होना चाहिए कि दैट वाई हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब शेल्स आर मोर स्टेबल, इट्स ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो सभी याद रखेंगे। तो दैट्स वाई Cu पॉजिटिव में D10 है, जिंक 2 पॉजिटिव इसमें भी D10 है और कैडमियम में भी क्या होगा D10 और यहाँ पे भी D10। सो जहाँ पे D0 और D10 होगा वहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा और दैट इज़ वाई दीज आयॉन्स आर योर कलरलेस। तो जहाँ पे फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वो सभी क्या होंगे, कलर्ड होंगे और उनका कलर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देंगे, अगर आपके पास है Mn2 पॉजिटिव है ना, मैग्नीज डाइवेलेंट पॉजिटिव, तो इसका ये जो आयॉन है इसके एक्वस मीडियम में इसका कलर पिंक होता है, तो इट हैज़ पिंक कलर। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे लेट्स से क्रोमियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव की, क्रोमियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव इट हैज़ वायलेट कलर है ना, तो इसका जो एक्वस कम्प्लेक्स होगा आपका वायलेट कलर का दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव तो इसका ग्रीन कलर होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रीन विट्रॉल है ना,
आयरन 2 पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपके पास है निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव तो इसका कलर भी जो होता है दैट्स आल्सो ग्रीन। तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट कलर्ड वही होगा जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, मतलब डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो सभी उनके जो आयॉन्स हैं एक्वस मीडियम में या उनके कम्प्लेक्सेस जो है वो आपके कलर्ड होंगे यूजुअली। तो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कलर कौन सा होता है। एक्चुअली यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखो अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स है ना, कोई भी कम्प्लेक्स है आपके पास या कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन है एक्वस मीडियम में, वो जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही कलर कम्प्लेक्स का होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे याद रखेंगे दैट कम्प्लेक्स जो होता है या ट्रांजिशन मेटल आयन जो होता है उसका कलर वही होता है जो वो कलर क्या करेगा, ट्रांसमिट कलर करेगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पे याद रखना है दैट विच इज़ द कम्प्लीमेंट्री कलर, है ना, कौन सा कलर अगर एब्जॉर्ब करेगा कोई आयन तो उसका फिर कौन सा कम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेट्स से आपने ये कुछ ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है ना, इससे आप सिंपली याद रख सकते हैं द कम्प्लीमेंट्री कलर्स। मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना, VIBGYO एंड और, तो मुझे अब यहाँ पे आप बताएंगे, है ना, देखो बताओ मुझे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आप मुझे बताएंगे। जैसे आपका रेड है, रेड कलर अगर किसी ट्रांजिशन मेटल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जैसे अभी मैंने बताया आपको दैट इज़ Fe2 पॉजिटिव जो है, Fe2 पॉजिटिव, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो ग्रीन किसका कम्प्लीमेंट्री कलर है, रेड का, है ना, यहाँ पे देख लो रेड का जो कम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज़ ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स इस Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव ने जो कलर एब्जॉर्ब किया है वो रेड इसने एब्जॉर्ब किया है, और जो कलर ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है ना, दैट विल बी ग्रीन, सो दैट्स व्हाई इट विल लुक ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। सिमिलरली ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे अगर आपका आयन जो है या कम्प्लेक्स जो है ब्लू कलर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट मीन्स दिखेगा कैसा, दिखेगा ऑरेंज। सो ऑरेंज इज़ द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। सिमिलरली अगर कोई वॉयलेट क्या कर रहा है, वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कैसा दिखेगा वो, वॉयलेट जो एब्जॉर्ब करेगा दैट विल लुक येलो, है ना, इसको आप याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ से आप बता सकते हैं, तो इसको आप डायग्राम को याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ इनमें से कौन सा कलर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये सभी कलरलेस है जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, जिनमें D0 और D10 होगा वो सभी कलरलेस है। तो ये था कि आप कैसे बताएंगे ट्रांजिशन मेटल आयन्स में कौन सा कलर्ड होगा और कौन सा कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दैट इज़ गिव रीज़न। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दैट वाई, आपको रीज़न देना है दैट वाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयन्स जो है दे आर यूज्ड एज, ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। क्यों यूज़ होते हैं, तो इसका रीज़न देख लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है दैट वाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ये इसलिए यूज़ होते हैं बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये आपने पढ़ा होगा दैट ट्रांजिशन मेटल्स जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, पर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से ये एक्ट कर सकते हैं एज कैटलिस्ट्स, है ना। जैसे मुझे बताओ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, है ना, इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। कहाँ पे, इन कंटैक्ट प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा कंटैक्ट प्रोसेस में ये यूज़ होता है एज कैटलिस्ट। तो वेनेडियम में जो यहाँ पे है इट शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी ये दिखाता है और +5 भी दिखा सकता है। सिमिलरली आपने पढ़ा है आयरन इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, है ना। तो आयरन जो है +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जिनकी वजह से ये एक्ट कर सकते हैं एज कैटलिस्ट्स, क्योंकि कैटलिस्ट वही एक्ट करता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन है कैटलिस्ट होने के लिए, टू बी कैटलिस्ट, दैट इज़ दैट ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया ताकि एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वन रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अनदर रीज़न जो आप लिखेंगे दैट इज़ दे प्रोवाइड दीज ट्रांजिशन मेटल आयन्स, दे प्रोवाइड
लार्ज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया से क्या होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेस है या रिएक्टेंट्स है वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितनी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उतनी फास्ट होगी ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप याद रखें कि ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस रहेंगे दैट वाई ट्रांजिशन मेटल्स दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। सो बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब दूसरा पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट, ये आपका पहला पार्ट था वाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। दूसरा जो है दैट इज़ ये क्यों एलॉयज़ बनाते हैं, ठीक है ना, वही था ना। दूसरा पार्ट जो एक्चुअली यहाँ पे इसको आप करेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स जो है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है दे आर यूज्ड टू फॉर्म एलॉयज़, है ना। एलॉयज़ ये क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। सो वाई दीज ट्रांजिशन मेटल्स दे आर यूज्ड टू फॉर्म एलॉयज़। एलॉयज़ आपने बहुत सारे इनके सुने होंगे, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है ना, स्टेनलेस स्टील है। तो इसका जो रीज़न है वाई दे फॉर्म एलॉयज़ ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज, है ना। तो ये ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनका साइज डिफरेंस जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इनका क्या होता है, सेम साइज होता है। सो सिमिलर एटॉमिक साइज, उससे क्या होगा, हिंस जो इनका क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एटम्स जो है, एक ट्रांजिशन मेटल के एटम को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनदर ट्रांजिशन मेटल। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट वी कैन डू दैट वन एटम ऑफ transition metal in a crystal can be easily replaced by, है ना, इसको हम easily क्या कर सकते हैं, replace कर सकते हैं, can be easily replaced by another atom of transition metal। क्यों, क्योंकि जब एटॉमिक साइज़ का डिफरेंस बहुत ही कम है, सो दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज़, इसलिए एक एटम ट्रांजिशन मेटल का उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनदर एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और उससे हम बना सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। और एलॉय क्या होता है, एलॉय जो है ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स, इजंट इट। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, जैसे ब्रास से आपका, है ना, पूछा जाता है किसी वक्त इसमें कौन से मेटल्स होते हैं, कॉपर और जिंक होता है। जैसे अगर आपका ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज जो है इसमें क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, कॉपर और टिन, इसको आप याद रखेंगे। जैसे जर्मन सिल्वर, है ना, किसी वक्त ये पूछा जाता है क्या इसमें सिल्वर होता है, नहीं होता है इसमें सिल्वर, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर क्या होता है इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या क्या होता है, आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये है आपके एलॉयज़। क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स जो है क्यों एलॉयज़ बनाते हैं, क्योंकि इनका होता है सिमिलर एटॉमिक साइज। तो इसका वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज़ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट पर मैग्नेट आयन, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपने पढ़ा है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उनके जो आयन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे कलर आप इनका याद रखेंगे, तो वो भी मैं साथ साथ में बताऊँगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको बताना है स्ट्रक्चर, है ना। तो जैसे मुझे बताओ पहले, अगर हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, K2Cr2O7, ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका जो आयन होगा कौन सा आयन होगा, है ना, जब इसको आप आयोनाइज करते हैं तो ये देगा ट्वाइस K पॉजिटिव, और ये है आपका डाइक्रोमेट आयन, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। तो इस डाइक्रोमेट आयन की आपको क्या बतानी है, इसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, टेट्राहेड्रल, है ना। इसमें दोनों ये जो क्रोमियम के एटम्स है टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल कैसे होती है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे इसको आप बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये एक टेट्राहेड्रल है ना क्रोमियम, और दूसरा भी जो इसके अंदर क्रोमियम है वो भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पे इसको आप बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे इट इज़ Cr2O7, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अब दिखाऊंगा इसको, डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी सेम नेगेटिव, और यहाँ से आप दिखाएंगे डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O।
तो ये है आपका डाइक्रोमेट आयन, दैट इज़ Cr2O7 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज इस पे, तो एक यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे है ना, और एक इस ऑक्सीजन पे। तो ये है आपका डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा कलर होता है इसका, और कलर इसी से है डाइक्रोमेट आयन, तो इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो आप लिखेंगे इसका ऑरेंज कलर होता है, कलर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे आप बताएंगे ये जो आपका यहाँ पे है, एक ये था डाइक्रोमेट। अब क्रोमेट कौन सा होता है, पोटेशियम क्रोमेट। तो पहले याद रखेंगे फार्मूला, पोटेशियम क्रोमेट आपका हिस्सा होगा दैट इज़ K2CrO4। K2CrO4 जब इसको आप आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस K पॉजिटिव है ना, एंड यू विल गेट CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। तो इसकी भी शेप जो है, इसकी भी जो जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल है। तो कैसे बनाएंगे, सेम टेट्राहेड्रल में कौन सा एंगल होता है, 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे डबल बॉन्डेड ओ है ना, और फिर 2 ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्डेड, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो 2 नेगेटिव आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना। तो ये जो आपका है दिस वन इज़ योर पोटेशियम क्रोमेट। ये आपका था पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको नोट डाउन करेंगे। और ये आपका है पोटेशियम क्रोमेट, है ना। पोटेशियम क्रोमेट की आपको क्या बतानी थी, स्ट्रक्चर बतानी थी, और इनका कलर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका कलर है ऑरेंज कलर और इसका कलर होता है येलो, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन। ये आपका क्रोमेट आयन है, दिस इज CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, दैट इज योर KMnO4। KMnO4 हम किसको कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब ये आयोनाइज होगा, विच आयन्स यू विल गेट, K पॉजिटिव एंड MnO4 नेगेटिव। तो ये जो MnO4 नेगेटिव है यही आपका क्या है, परमैंगनेट आयन, है ना। ये आपका है पोटेशियम परमैंगनेट, सो परमैंगनेट आयन। तो परमैंगनेट आयन ये भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। सिंपली आप बनाएंगे यहाँ पे Mn, है ना, उसके बाद क्या है O4। तो मैं अब ये डायरेक्टली दिखाऊंगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, बस सिर्फ एक होगा आपका सिंगल बॉन्ड विद O, और इसी पे नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बता दो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका कलर कैसा होता है ना, हर एक को पता होना चाहिए। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल ही होता है ना, पर्पल कलर, डीप पर्पल कलर। तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ योर, ये था पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा जो है आपका दैट इज़ पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट हम किसको कहते हैं, दैट इज़ जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज़ K2MnO4। K2MnO4 जो है ये आपका है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जब आयोनाइज होगा सो यू विल गेट ट्वाइस K पॉजिटिव एंड यू विल हियर गेट MnO4 2 नेगेटिव, है ना। देखो ये जो आयन आपका था ऊपर वाला, दिस इज परमैंगनेट आयन, और ये जो आयन आपका है दिस इज योर सिंपली मैग्नेट आयन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इस पर। तो इसकी भी जो जियोमेट्री होती है दैट इज़ आल्सो टेट्राहेड्रल। तो आप बनाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड O, है ना, मैग्नीज, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे है ना दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 नेगेटिव है यहाँ पे। बाकी टेट्राहेड्रल ये भी होगा, पर इसका कलर जो है, कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आगे भी हम देखेंगे, है ना। जो यहाँ पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज़ हॉट्स, है ना। इसमें आगे मैं बताऊंगा हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए कलर इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं इसमें, वो आगे हम देखेंगे। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है दैट्स व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, है ना। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पूछा जाता है एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो मुझे बताओ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, है ना, पढ़ा है आपने। इट इज़ एक्चुअली कंट्रैक्शन, है ना, डिक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज। जब हम जाते हैं, ठीक है, लेंथेनाइड्स में, दैट इज़ फ्रॉम सीरियम टू लिटिशियम, ठीक है ना। तो दैट्स कॉल्ड द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। एक इसका कॉन्सिक्वेंस ये है दैट इज़ एक्चुअली द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स को Ln से यूजुअली दिखाया जाता है। तो मुझे बताओ, देखो मैंने अभी बताया इनका सिमिलर एटॉमिक साइज़ होता है। तो अगर सिमिलर एटॉमिक साइज़ इनका होता है तो फिर क्या होगा,
फिर तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इनको सेपरेट करने के लिए, है ना। इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं, किनको, लेंथेनाइड्स को। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है दैट ड्यू टू दिस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, हर एक को पता होना चाहिए, है ना, दैट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, एटॉमिक साइज एज वेल एज आयोनिक साइज, है ना। एटॉमिक साइज, इसको नोट डाउन करेंगे, एटॉमिक साइज ही सिर्फ डिक्रीज़ नहीं होता है बल्कि आयोनिक साइज भी डिक्रीज़ होता है। कब, जब आप जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दीज लेंथेनाइड्स, है ना। जब आप कहाँ से जाएंगे, सीरियम से जाएंगे टुवर्ड्स द ल्यूटेशियम, ठीक है। तो ये हर एक को याद होना चाहिए। अब देखो, इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इन लेंथेनाइड्स को सेपरेट किया जा सकता है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सेपरेट करते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ये भी सभी याद रखेंगे। सो दे आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड. So this will be very important and I hope you will remember this, that they are separated by which method, ion exchange method, है ना. आयन एक्सचेंज मेथड से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं. अब देखो नेक्स्ट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, दैट इज़ अगर हम इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका लेंथेनम, ठीक है ना, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ LaOH होल थ्राइस, है ना. जैसे आपके पास है सीरियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद आप जा रहे हैं ना टुवर्ड्स द ल्यूटेशियम, सो दैट इज़ LuOH होल थ्राइस, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो मुझे बताओ क्या होता है, दैट व्हेन यू एक्चुअली मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना. तो मुझे बताओ व्हाट विल हैपन टू द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. तो आप लिखेंगे दैट व्हेन यू विल जस्ट गो फ्रॉम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स वो डिक्रीज़ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. किसी वक्त पूछा जाता है आपको दैट ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, बेसिसिटी. सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज़ होता है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखो लेंथेनम से जब आप जाएंगे टुवर्ड्स ल्यूटेशियम, एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज. जब आयोनिक साइज डिक्रीज होगा तो ये जो आयन है ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देंगे. सो दैट्स वाई बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. इसको आप याद रखेंगे, ठीक है. हाइड्रोक्साइड्स का भी और ऑक्साइड्स का भी आप यही ऑर्डर याद रखेंगे. दैट अगर हम ऑक्साइड की बात करेंगे, है ना, जैसे लेंथेनम ऑक्साइड आप दिखा सकते हैं डायरेक्ट बाय जनरली बाय दिस, दैट इज Ln2O3. सो व्हेन यू विल जस्ट टेक द ऑक्साइड्स ऑफ दीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल हैपन, द बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स इट विल डिक्रीज. ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप जाएंगे लेंथेनम, लेट्स टेक इट एज लेंथेनम 3 पॉजिटिव, यहाँ से जब आप जाएंगे टुवर्ड्स ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है. तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो फिर क्या मुझे आप बता सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा. अगर बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीज होता है, तो नेक्स्ट खुद आप बता सकते हैं फिर एसिडिक स्ट्रेंथ. ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ईच अदर, है ना. अगर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा. तो आई होप इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इट विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट. तो ये था यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस नंबर 2, दैट इज़ बी. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज़ एक्चुअली लेट मी राइट हियर, दैट इज़ द थर्ड कॉन्सिक्वेंस. वो ये है एक्चुअली, देखो सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज जो है, हाँ यहाँ पे आप लिखेंगे सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज, सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज ऑफ, similarity in atomic size of second and third transition series. देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो है इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से उनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. जैसे अगर हम बात करेंगे, लेट्स से देखो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वे हैविंग, लेट्स से अगर हम बात करेंगे लेट्स से टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, जस्ट वे हैविंग द जिरकोनियम एंड हॉफनियम. ठीक है, सिमिलरली टाइटेनियम के बाद यहाँ पे होता है आपका वैनेडियम. वैनेडियम के नीचे जो एलिमेंट्स है दैट्स नायोबियम, है ना, Nb, एंड सिमिलरली द टेंटलम, दैट्स Te. तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे इनका साइज़ जो है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टाइटेनियम, इसका 132 पिकोमीटर होता है,
32 पिकोमीटर, किसका? टाइटेनियम का। तो वैनेडियम जो आपका है इसका होता है 122 पिकोमीटर। अब देख लो यहाँ पे जो ये वैनेडियम है और नायोबियम, यहाँ पे आप देख सकेंगे दैट 146 पिकोमीटर इसका साइज़ होता है, ठीक है। ये हम इनके एटॉमिक साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सी सीरीज़ है? ये दिस इज़ योर 3D सीरीज़, ठीक है ना। और ये जो है दिस इज़ द 4th ट्रांजिशन सीरीज़, ओके। दिस इज़ योर 4D सीरीज़ है ना, और नेक्स्ट इज़ योर 5D सीरीज़। पर मुझे बताओ इसको हम क्या बताएंगे? ये एक्चुअली क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है दिस इज़ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, एंड दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम एक्चुअली द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। और मैंने यहाँ पे क्या बताया? जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज़, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लो यहाँ पे जो आपका टेंटलम है इसका भी कितना साइज़ होता है? 146 पिकोमीटर। तो बताओ मुझे ये जो नायोबियम है Nb एंड टेंटलम जो है इनका ऑलमोस्ट सेम साइज़ है। सिमिलरली जिरकोनियम एंड हॉफनियम इनका भी साइज़ क्या होगा? सेम होगा ऑलमोस्ट। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो होता है 160, जिरकोनियम का 160 पिकोमीटर होता है साइज़, और इसका होता है 159 पिकोमीटर। तो जिरकोनियम हॉफनियम इनका सेम ऑलमोस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयॉन्स विल हैव ऑलमोस्ट सेम साइज़। तो इनको आप नोट डाउन करेंगे। जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज़ सेम होगा, नायोबियम एंड टेंटलम इनका भी साइज़ सेम होगा। इट इज़ वाई? इट इज़ ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस आप यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज़ एक्चुअली देखो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक क्या क्या, लाइक मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, हार्डनेस है, ठीक है। सो दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज़ यू हैव टू कंपेयर लेंथेनाइड्स विद एक्टिनाइड्स, है ना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो आपने पढ़ा है उनको कंपेयर यहाँ पे करेंगे। कंपेयर से ये पूरा रिवाइज होगा, इनके क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। अगर क्वेश्चन किसी वक्त पूछा जाता है तो यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स कंपेयर लेंथेनाइड्स विद एक्टिनाइड्स, राइट। तो पहले यहाँ पे हम इनका देखेंगे रिजेम्बलेंस, ये कहाँ कहाँ पे रिजेंबल होते हैं, ठीक है, इनकी सिमिलरिटी देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, देखो दोनों जो है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दे शो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या दिखाते हैं? +3 है ना, +3 इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसको आप नोट डाउन करेंगे, किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, देखो दोनों जो है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच विल हेल्प इन रिडक्शन बट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपने पढ़ा है ये। नेक्स्ट जो आप याद रखेंगे दैट इज़ एक्चुअली यूजुअली ये कैसे होते हैं, चाहे लेंथेनाइड्स हों या एक्टिनाइड्स हों, ये यूजुअली होते हैं पैरामैग्नेटिक, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। देखो जैसे ट्रांजिशन मेटल्स जो है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल वो भी क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना। तो ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, नेक्स्ट आप लिखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है, इनकी यूजुअली क्या होता है, यूजुअली इनके जो आयॉन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। जैसे ट्रांजिशन मेटल आयॉन्स यूजुअली कलर्ड होते हैं, ठीक है। और कलर किस की वजह से यहाँ पे होगा? वहाँ पे था dd ट्रांजिशन, और यहाँ पे किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ff ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ड्यू टू ff ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक f ऑर्बिटल से जाएगा, जंप करेगा इनटू अनदर f ऑर्बिटल, तो इस ट्रांजिशन की वजह से इनका कलर होता है। तो नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं कि दैट दोनों ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं बोथ शो कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल लेंथेनाइड्स क्या दिखाएंगे? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और एक्टिनाइड्स क्या दिखाएंगे? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एक है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो क्या लग रहा है आपको? विच विल बी मोर, है ना।
ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की या एक्टिनॉइड। तो आप नोट डाउन करेंगे दैट एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में फिर से बता रहा हूँ, चाहे लेंथेनाइड या एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन हो, ये डिक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज़ में भी और आयोनिक साइज़ में भी। इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, इसको याद रखेंगे, दोनों का डिक्रीज़ होता है इसमें, लेंथेनाइड एज वेल एज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन में। और अब क्या बता रहा हूँ दैट एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है 5f ऑर्बिटल और यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होता था, 4f ऑर्बिटल है ना। लेंथेनाइड इसको हम कहते ही है 4f सीरीज़ और इसको हम क्या कहते हैं 5f सीरीज़। तो मुझे बताओ एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इट इज़ ग्रेटर देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, वाई? बिकॉज यहाँ पे 5f ऑर्बिटल यूज़ होता है और 5f ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर मोर डिफ्यूज्ड। ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। डिफ्यूज्ड आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे और करके, दैट इज एक्चुअली दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग। सो दिस 5f ऑर्बिटल, सो दे हैव, आप लिखेंगे यहाँ पे, दे हैव वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसको आप कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको आप याद रखेंगे, इनका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। अगर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर, उसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, दिस आर द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से दिस इज़ योर वैलेंस शेल और इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ ये जो इनर्शियल्स हैं ये एक्चुअली क्या एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ए स्क्रीन, दे एक्ट एज ए शील्ड, है ना, ये बचाते हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब मैं बता रहा हूँ दैट 5f जो ऑर्बिटल्स हैं इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है। तो अगर वीक है तो न्यूक्लियर पुल जो है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे साइज़ क्या होता है, ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, कंट्रैक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे कंट्रैक्शन ज़्यादा है तो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, डेफिनेटली। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट हेंस कंट्रैक्शन इन साइज इज़ मोर इन एक्टिनॉइड्स एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड्स। इसलिए एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है किससे, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से। तो ये था इनका रिजेंबलेंस, है ना, ये था इनका रिजेंबलेंस, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वी विल सी द डिफरेंस, लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, लेट्स सी। हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स जो है इनका क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। सो देख लो, मैंने अभी बताया दैट लेंथेनाइड्स जो है ये इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का +3 होता है। पर यहाँ पे आप याद रखेंगे बिसाइड्स +3 मतलब +3 के अलावा और ये क्या दिखा सकते हैं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। पर एक्टिनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये +3 तो दिखाते ही है, उसके अलावा +4 भी दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं, +7। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी वक्त पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं, लेंथेनाइड्स या एक्टिनॉइड्स। तो आप नोट डाउन करेंगे एक्टिनॉइड्स जो है वो ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बता दो मुझे, देखो इनकी जो कम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है वो लेस होती है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टुवर्ड्स कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब कम्प्लेक्स ये बहुत ही कम बनाते हैं, इनकी जो टेंडेंसी है कम होती है। पर अगर हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स की, दे हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी, है ना, इनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टुवर्ड्स कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आप लिखेंगे इसको टुवर्ड्स कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो दैट मीन्स इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट मुझे बता दो, देखो अगर हम लेंथेनाइड्स की बात करेंगे, ये इसमें सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो है आपका है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, ओनली लेंथेनाइड विच इज़ रेडियो एक्टिव। बाकी कैसे होते हैं, आप लिखेंगे इसको ऑल अदर जो होते हैं दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ऑल अदर और नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पर मुझे बताओ एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं, एक्टिनॉइड्स सभी होते हैं ऑल रेडियो एक्टिव, ये सभी होते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और आपको पता होगा, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जो फिर क्या करते हैं, एमिट करते हैं कंटिन्यूसली व्हाट, रेडिएशंस लाइक अल्फा बीटा एंड गामा रेज, है ना, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट मुझे बता दो यहाँ पे डिफरेंस, अगर हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स की, दे डोंट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। आप लिखेंगे यहाँ पे डोंट फॉर्म, ये नहीं बनाते हैं ऑक्सोकैटायंस,
ऑक्सोकैटायंस क्या होते हैं अभी बताएंगे यहाँ पे। पहले लिखो यहाँ पे दैट दे फॉर्म, ये बनाते हैं, दे फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। जैसे क्या, कैसे ऑक्सोकैटायंस ये बनाते हैं, जैसे यूरेनियम, यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे UO2 पॉजिटिव, ये है ऑक्सोकैटायन, मतलब ऐसा कैटायन जिसमें ऑक्सीजन होगा मेटल के साथ। जैसे अगर हम बात करेंगे यूरेनियम एक और भी बनाता है दैट्स UO पॉजिटिव, तो ये ऑक्सोकैटायन बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे डिफरेंस नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे आप दैट ये जो लैंथेनाइड्स है इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स लेस बेसिक होते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और लेस बेसिक, कैसे होते हैं, कम बेसिक होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दे आर मोर बेसिक, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और मोर बेसिक। तो ये रहेगा पूरा कंपैरिजन हमने किया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अगर किसी वक्त क्वेश्चन पूछा जाता है लैंथेनाइड्स का कंपैरिजन, इनकी डिफरेंस बताइए एक्टिनाइड्स के साथ, है ना, सिमिलरिटी बताइए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ Ag, सिल्वर जो है इट हैज़ कम्प्लीटली फिलिड डी, है ना, डी ऑर्बिटल यहाँ पे कम्प्लीटली फिलिड होता है इन इट इज़ ग्राउंड स्टेट। देन आपको बताना है हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, फिर ये कैसे ट्रांजिशन मेटल है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर दे देते हैं। देखो ये बता रहा है सिल्वर जो है डेफिनेटली, है ना, कॉपर आपके पास है, सिल्वर आपके पास है, गोल्ड आपके पास है, तो कैसा होता है आपने पढ़ा है, कॉपर इट शोज एक्सेप्शनल दैट इज़ D10, है ना, उसके बाद S1। तो यहाँ पे भी सेम सिल्वर में भी क्या होगा, यहाँ पे ये 3D10 था, यहाँ पे होगा 4D10, बस वही बात है, यहाँ पे होगा 5D10। तो ये सभी दिखाते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका रीज़न मैंने बताया। तो D10 अगर यहाँ पे है, फिर ये कैसे इसको बताया जाता है कि ये सिल्वर जो आपका है इट एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा, चलो यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एक्चुअली किसको हम कहते हैं। तो पहली बात जो है, ट्रांजिशन मेटल उसी को कहा जाता है जिसमें इनकम्प्लीटली फिलिड क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे आप, ट्रांजिशन मेटल्स वही होते हैं जिनमें क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिलिड डी ऑर्बिटल्स, इनकम्प्लीटली फिलिड डी सबशेल बता दो, या इनकम्प्लीटली फिलिड डी ऑर्बिटल्स बताओ, है ना, डी ऑर्बिटल्स इनमें होते हैं इनकम्प्लीटली। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, D1 से लेकर D9 तक होना चाहिए, ठीक है। D0 और D10 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे मैंने जो पहले आपको कैटायंस दिए थे जो कलरलेस थे, उनको नहीं ट्रीट किया जाता है एज ट्रांजिशन मेटल्स। तभी हम कहते भी हैं दैट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स दे आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, करेक्ट। अब देखो सिल्वर जो है ये ट्रांजिशन मेटल है, कैसे, क्योंकि इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ये कैसे होता है, अगर हम देखेंगे सिल्वर 2 पॉजिटिव है ना, +2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, तो तब ये कैसा होगा, तब ये D9 होगा। सो दैट मीन्स इट विल एक्ट एज योर ट्रांजिशन मेटल। तब तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है D1 to D9, जिसमें भी इनकम्प्लीटली फिलिड डी ऑर्बिटल्स होंगे या जिसमें भी इनकम्प्लीटली फिलिड डी सबशेल होगा वो आपका ट्रांजिशन मेटल होता है, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप याद रखेंगे। अब किसी वक्त आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ द जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे दैट इज़ n-1 D1 to 9। देखो ये ट्रांजिशन मेटल्स का मैं बता रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नहीं बता रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल्स का। उसके बाद आप लिखेंगे NS1 to 2, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, दिस विल बी द जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किन के लिए, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट देखो डी ब्लॉक, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है +2, ठीक है। और ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रांजिशन मेटल्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है जो आपका 3D सीरीज़ है, आपको एक्चुअली 3D सीरीज़ डिटेल में पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेबस में आपको दिया गया है 3D सीरीज़ जो है, इसमें ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो मुझे बता दो 3D सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, तो मैग्नीज़ का होता है। मैग्नीज़ दिखा सकता है कितना, +7 तक, है ना। आपने पढ़ा है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में हर एक को पता होना चाहिए मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में बता दो मुझे K2CR2O7, है ना, इसमें कितना होता है
+6 होता है क्रोमियम का। आप ये निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मुझे बता दो कि देखो मेटालिक बॉन्ड इनमें होता है, ट्रांजिशन मेटल्स में कौन सा बॉन्ड होगा, डेफिनेटली मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। और ये क्या होता है, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान, बिटवीन द कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। कर्नल क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो पूरा प्ले लिस्ट जो है इसका है, वहाँ से आप इन लेक्चर्स को देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर पता है तो वेल एंड गुड, फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर पूछा जाता है, देखो किसी वक्त क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये किसका सबसे कम होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये एक्चुअली इसी पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जितना मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा मेटालिक बॉन्ड, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतना ज़्यादा होगा। पर आपको बताना है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस एलिमेंट का 3D सीरीज़ में सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहेगा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल सिल्वर कैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, क्रोमियम डाइवैलेंट पॉजिटिव और Fe डाइवैलेंट पॉजिटिव एंड वाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो एक है आपके पास क्रोमियम डाइवैलेंट पॉजिटिव और दूसरा दिया गया है Fe डाइवैलेंट पॉजिटिव, ठीक है। इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे होगा Cr डाइवैलेंट पॉजिटिव। अब रीज़न देख लेते हैं ऐसा क्यों होगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। देखो मुझे बताओ, अगर आपके पास है क्रोमियम है आपके पास, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक को पता है ना, एक्सेप्शनल 3d5 4s1, ठीक है। ये मैं आउटर शेल लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3d5 4s1 है ना, आर्गन 18 3d5 4s1। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, तो ये क्रोमियम डाइवैलेंट पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, एक तो 4s से और 3d4 रहेगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपको बता रहा है कि दैट रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्रोमियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव, है ना। तभी तो इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और ये एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, तो देख लो यहाँ पे क्रोमियम डाइवैलेंट पॉजिटिव का मतलब है 3d4, ये 3d4 से चला गया, मतलब d4 से चला गया d3 में, क्योंकि अब ये क्रोमियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स d3। तो d4 से d3 में ये जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, ऐसा इजी है। पर अगर हम आयरन की बात करेंगे तो देख लेते हैं आयरन में भी। देखो ये आयरन है 26 एटॉमिक नंबर है, दैट्स आर्गन 18, है ना, आर्गन 18 3d6 4s2। अब मुझे बता दो, ये जब होगा Fe डाइवैलेंट पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं 3d6, तो मुझे बताओ जब ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट तब क्या होगा, तब इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, ये बनेगा Fe ट्रैवलेंट पॉजिटिव, है ना, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे बता दो, ये d6 था, d6 से ये जा रहा है किसमें, d5 में। तो अब क्या ये ईजी है, दिस ट्रांजिशन ईजी और दिस वन, मतलब d6 से d5 में जाना ईजी है या d4 से d3 में जाना ईजी है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए एक्चुअली देखो ये कैसे देखा जाता है, यहाँ पे मैंने बता दिया दैट क्रोमियम डाइवैलेंट पॉजिटिव जो है वो एक्ट करता है एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये एक्ट करेगा एज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्यों है, इसका मतलब ये हुआ दैट क्रोमियम में d4 से d3 में जाना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, देखो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, ये d4 है ना, d4 है, d4 इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं d4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको जाना है अब किसमें, d3 में। अब यहाँ पे ज़रा मुझे बता दो, ये d6 है, 1 2 3 4, हाँ 5 ऑर्बिटल्स आ गए इसमें। अब देखो यहाँ पे ऐसे है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, अकॉर्डिंग टू द हंड्स रूल,
D5 और उसके बाद यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये D6 है। अब मुझे बताओ D6 से जाना है D5, कहाँ पे ईजी होगा? देखो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ये पेयर्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस इसको करना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम पेयर्ड ऑर्बिटल विच इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं है, पेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है, सो नो पेयर्ड ऑर्बिटल, इसको आप नोट डाउन करेंगे, नो पेयर्ड ऑर्बिटल इन केस ऑफ D4। सो दैट्स वाई यहाँ पे इजी होता है। अब देखो देखा कैसे जाता है ये, एक्चुअली ये देखा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से, इसको आप नोट डाउन करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक्चुअली देखो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब हम देखते हैं क्रोमियम का, क्रोमियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव अपॉन क्रोमियम डेवलेंट पॉजिटिव, तो इसका होता है -0.41 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe ट्रैवलेंट पॉजिटिव अपॉन Fe डेवलेंट पॉजिटिव, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो पॉजिटिव होता है, दैट्स +0.77 वोल्ट। तो मुझे बताओ यहाँ से ईजिली क्लियरली आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि कौन सा एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेफिनेटली ये आपका क्रोमियम है जिसका नेगेटिव वैल्यू है ना, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, कम होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, उसकी क्या होती है, ईजिली क्या होती है, ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन ईजिली होगी वो क्या करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ से इसका आप आंसर बताएंगे और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स Cr डेवलेंट पॉजिटिव विल एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एज कम्पेयर टू आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, दैट्स वाई Cu पॉजिटिव इज़ नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना, स्टार लगाएंगे इसके ऊपर। तो देख लो यहाँ पे इसको आप नोट डाउन करेंगे कि ये क्यों नहीं एक्ट करता है, ये स्टेबल क्यों नहीं होता है। देखो Cu डेवलेंट पॉजिटिव जो है एक्वस मीडियम में ये स्टेबल क्यों नहीं होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो कॉपर मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन है, इट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन एक्वस सोल्यूशन। सो आप लिखेंगे अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन। आई होप कि आपने पढ़ा होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सेम एलिमेंट या स्पीशीज़ जो है आपका, उसकी होगी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो एक्वस सोल्यूशन में यहाँ पे होता है ये जो Cu पॉजिटिव है, इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड टू डेवलेंट पॉजिटिव, दैट इज Cu डेवलेंट पॉजिटिव एंड Cu। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं, जो आयन है उसके ऊपर जो चार्ज होती है वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे क्या है +2 है, और ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो कितना है 0। सो +1 से +2 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गई है ना। और यहाँ पे मुझे बता दो +1 से क्या चला गया, ये 0 मीन्स डिक्रीज, तो दैट मीन्स रिडक्शन। अब देख लो यहाँ पे आपने देखा होगा दैट सैम जो ये Cu पॉजिटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इट इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो ये Cu पॉजिटिव था, तो दैट मीन्स ये था D10, होना चाहिए था ये स्टेबल, पर इसकी क्या हो गई डिसप्रोपोर्शनेशन, और ये क्या बन गया, ये बन गया D9। अब देखो D9 जो है नीदर इट इज़ हाफ फिल्ड, है ना, नॉर इट इज़ फुली फिल्ड, तो ये फिर कैसे स्टेबल है ना, ये पूछा जाता है दैट वाई Cu डेवलेंट पॉजिटिव आयन जो है एक्वस मीडियम में ये कैसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका रीज़न सभी याद रखेंगे और हर एक को याद होना भी चाहिए। तो इसका रीज़न जो है वो ये है एक्चुअली दैट यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, इस Cu डेवलेंट पॉजिटिव की जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा नेगेटिव है। सो इट हैज़ मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना, आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये जो आयन है जब ये हाइड्रेट होगा, हाइड्रेट होने का मतलब ये है कि इसके सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब ये अट्रैक्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन की तरफ, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का, और ये फिर कंपनसेट करता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आ गया आपको समझ में, है ना। जैसे कॉपर से जब पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा Cu मोनोवैलेंट पॉजिटिव, जब इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेवलेंट पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये कंपनसेट फिर करता है, जो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ये इतनी ज़्यादा है कि ये किसको कंपनसेट करता है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप याद रखेंगे कि दैट Cu डेवलेंट पॉजिटिव जो है इट इज़ मोर स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट इट हैज़ मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन विच कंपनसेट्स द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ये है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट बाय शोइंग रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, है ना। ये रिएक्शन इनके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इनकी रिएक्शन की पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की, है ना। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आपको बताना है, ठीक है। सो लेट्स सी है। तो पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इसका बताना है। सो दैट मीन्स K2Cr2O7। तो जब इसको आप रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्लस H2SO4। तो बता दो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। पोटेशियम है और सल्फेट है, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, दैट इज K2SO4, है ना। और सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू आयोडीन, तो I2 यहाँ पे बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्रोमियम भी है और सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट भी बनेगा, दैट इज Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और यहाँ पे निकलेगा बाय प्रोडक्ट वाटर। तो इस रिएक्शन को आप खुद बैलेंस करेंगे, है ना, और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट आप लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये आना चाहिए आपको बैलेंस करना। तो मुझे ये बता दो यहाँ पे कैसे है, ये यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन किसकी हो गई और रिडक्शन किसकी हो गई, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। देखो यहाँ पे ये पोटेशियम आयोडाइड था, जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है, आयोडाइड। और यहाँ पे I2 एलिमेंट्री स्टेट 0, -1 से ये क्या चला गया, -1 से चला गया 0। तो दैट मीन्स इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन हो गई इसकी, है ना। पोटेशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो एक्ट क्या करेगा, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और किसने करवाई, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो +6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा मुझे बता दो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, सो +6 से ये चला गया +3, सो दैट मीन्स डिक्रीज मीन्स इसकी रिडक्शन हो गई। अगर इसकी रिडक्शन हो गई तो क्या एक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दैट हियर दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको आप याद रखेंगे दैट इट ऑक्सीडाइजेज पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो सिमिलर रिएक्शन आपको किसी वक्त एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या सिमिलर रिएक्शन, किसी वक्त आपको पूछा जाता है ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर आपके पास है लेट्स से फेरस सल्फेट, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो डेफिनेटली इसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट कैसा होता है, दैट्स Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको आप नोट डाउन करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फर में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा कन्वर्ट, यही पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली मुझे बता दो अगर आपके पास है सोडियम सल्फाइड, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसको ये कन्वर्ट करता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के। सो नाउ लेट्स सी द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज KMnO4, है ना। ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा पोटेशियम आयोडाइड को। तो फर्स्ट बात ये है कि ये पोटेशियम आयोडाइड को न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइज करता है और एसिडिक मीडियम में भी। तो पहले देखते हैं न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम का मतलब जब वाटर होगा, है ना, एज सॉल्वेंट। तो मुझे बता दो यहाँ पे किस में कन्वर्ट करेगा। तो पहले मैग्नीज यहाँ पे कन्वर्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड में, ठीक है। और यहाँ पे पोटेशियम कन्वर्ट होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। और यहाँ पे देखो आयोडीन नहीं निकलेगा बाहर, I2 बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे बनेगा पोटेशियम आयोडीट। इसका नाम याद रखेंगे, दिस विल बी नोन एज पोटेशियम आयोडीट। तो मुझे बता दो यहाँ पे किसकी ज़रा बता सकते हैं आप, किसकी ऑक्सीडेशन हो गई, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीज का +7 होता है, यहाँ पे मैग्नीज का +4 है, तो डिक्रीज़ हुआ ना। डिक्रीज़ मतलब इसकी रिडक्शन, जब रिडक्शन हो गई तो क्या है ये आपका स्ट्रॉन्ग, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो आयोडीन का ज़रा बता दो, है ना, -1 से यहाँ पे ये किस में चला गया, आप निकाल सकते हैं ना, कि पॉजिटिव IO3 नेगेटिव। ये एक्चुअली ऐसे है कि पॉजिटिव एंड IO3 नेगेटिव। तो आयोडीन का निकालना है, कैसे निकालेंगे, x ऑक्सीजन का -2 × 3 = -1। सो 3 2s are 6, है ना, 6 - 1, तो दैट विल बी +5 है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। सो -1 से +5 इंक्रीज़ हुआ ना, इंक्रीज़ का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस में इसको कन्वर्ट कर रहा है। जब आपने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट कन्वर्ट्स पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन I2, पर यहाँ पे इसको ये पोटेशियम आयोडीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये था न्यूट्रल मीडियम,
बैलेंस आप खुद कर लेना इसको, ठीक है। अब बता दो एसिडिक मीडियम में क्या होगा। इसी को अगर हम यहाँ पे लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे इसको हम एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, दैट इज H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बता दो क्या क्या बनेगा। सेम यहाँ पे भी है ना, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, दैट इज K2SO4, ठीक है। मैग्नीज सल्फेट बनेगा, दैट इज MnSO4, ठीक है। और बनेगा I2 में इसको यहाँ पे ये कन्वर्ट करा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब इसी पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने न्यूट्रल मीडियम में देखा तो तब ये इसको कन्वर्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर जब इसी पोटेशियम पर मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो वहाँ पे आयोडीन गैस जो है बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी आप याद रख सकते हैं, जैसे ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये अगर आपके पास होगा फेरस सल्फेट तो किस में कन्वर्ट करेगा, डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इट इनटू फेरिक सल्फेट, दैट इज Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना। सिमिलरली अगर आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको कन्वर्ट करेगा सल्फर में। अगर आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड तो किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। और किसी वक्त यहाँ पे पूछा जाता है कि दैट अगर आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, तो इसको ये कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप स्टार लगाएंगे और इम्पॉर्टेंटली इसको याद करेंगे आप, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इनका बताना था। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज यूज हंट्स रूल टू डिराइव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बतानी है कोबाल्ट डाइवैलेंट पॉजिटिव और सीरियम, है ना, सीरियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव का। और आपको कैलकुलेट करना है इनका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला, स्पिन फार्मूला, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। देखो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ना, एक है आपके पास कोबाल्ट डाइवैलेंट पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्ट। तो मुझे बता दो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 है ना, सो दैट मीन्स आर्गन 18। उसके बाद 3d7 4s2 है ये। अब आपके पास है कोबाल्ट डाइवैलेंट पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो यहाँ से लॉस करेगा, 3d7 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3d7 है, ठीक है ना। तो ये तो हमने क्या लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ज़रा बता दो 3d7 अगर है आपके पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। तो पहले हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, राइट। अब पेयरिंग होगी तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 3 है। तो कैसे निकाला जाता है, स्पिन ओनली फार्मूला जो है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालते हैं ना म्यू से, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है। तो बता दो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू n का जो है दैट इज 3 इंटू 3+2, 3+2 दैट इज 5, 5 इंटू 3 15, अंडर रूट ऑफ 15, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी दैट इज़ यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये आ जाएगा 3.8 अप्रॉक्सीमेट आप लिखेंगे यहाँ पे 3.8 और 3.87, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो नेक्स्ट मुझे बता दो आपके पास है सीरियम, है ना, सीरियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव। सीरियम जो आपका है इट्स एक्चुअली योर लेंथेनाइड, है ना, दैट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है सीरियम का, एटॉमिक नंबर 58 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हर एक को आना चाहिए ना, ज़ीनॉन 54 है। उसके बाद ये 4f सीरीज़ से बिलोंग करता है, सो 4f1, उसके बाद 5d1, ठीक है, उसके बाद 6s2, दैट इज़ 54 55 56 57 58, एग्जैक्टली करेक्ट। तो मुझे बता दो यहाँ पे अब ये सीरियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो दैट मीन्स 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 4f1 बचा ना वहाँ पे, 4f1 सीरियम ट्रैवलेंट पॉजिटिव में क्या बचा, 4f1। तो n का वैल्यू कितना है, फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, n का वैल्यू 1 है। तो निकालो मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, स्पिन ओनली फार्मूला से, दैट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। तो जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे n का वैल्यू 1 और यहाँ पे भी 1+2 दैट इज 3, अंडर रूट ऑफ 3 दैट विल कम आउट टू बी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये रहेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। और आप याद रखेंगे दैट मोस्टली जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन मेटल्स है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक आप यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप के पास मैंने अभी बताया 3D सीरीज़ आपको डिटेल में स्टडी करनी थी, राइट। तो 3D सीरीज़ में मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म कौन सा मेटल आयन दिखाएगा, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, तो डेफिनेटली वो कौन सा दिखाएगा, मैग्नीज डाइवैलेंट पॉजिटिव, है ना। अगर आपके पास है मैग्नीज डाइवैलेंट पॉजिटिव
तो दैट मीन्स इसमें n का वैल्यू 5, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसी का होता है Mn डाइवेलेंट पॉजिटिव का। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। दैट इज Cu पॉजिटिव इज़ अ D10 आयन, है ना, हमने अभी देखा Cu पॉजिटिव जो है इसमें D फुली फिल्ड होता है, D10 होता है, और ये कलरलेस होगा डेफिनेटली, है ना। ये कैसा होगा, कलरलेस, ये हमने देखा, राइट। ये तो वहाँ से ही बता रहा है। अब ये बता रहा है दैट वाई वायर एज ये जो आपके पास है दैट इज Cu2O, है ना, और आप ये रेड है, रेड कलर, एंड Cu2S जो आपका है वो कैसा है, वो है ब्लैक इन कलर। तो इसका रीज़न बताइए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको मैं यहाँ पे बताऊँगा इसका पूरा रीज़न। देखो फिर से लिखो यहाँ पे दैट अगर आपके पास है Cu पॉजिटिव तो इसका मतलब ये है D क्या है, D10 है, कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है दैट आपके पास है Cu2O रेड कलर का है, ठीक है, आपके पास है Cu2S ब्लैक कलर का है। तो ऐसा क्यों है, तो मुझे आप यहाँ पे बता सकते हैं ना। कॉपर जो यहाँ पे है इसी में है, दैट इज़ Cu पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कॉपर सल्फाइड जो आपका है इसमें भी क्या है, इट इज़ Cu प्लस, दैट इज़ मोनोवैलेंट पॉजिटिव, मतलब D10। तो अगर D10 है तो इसमें DD ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, है ना। अगर DD ट्रांजिशन नहीं है तो फिर किसी वजह से कलर है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसका डिफरेंट रीज़न है, यहाँ पे DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं होता है, यहाँ पे कलर जो होता है दैट इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पे कलर होता है। और चार्ज कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, ऑक्साइड आयन से टूवर्ड्स द कॉपर मेटल आयन, और सिमिलरली इसमें जो है दैट इज़ फ्रॉम सल्फाइड आयन चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इनटू दिस कॉपर आयन। तो यहाँ पे एक्चुअली कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है, दो टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, राइट, और दूसरा जो होता है दैट इज़ मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे दैट इसमें कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र फिर होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, लिगेंड टू मेटल। देखो ये एक्ट करता है ऑक्साइड आयन और सल्फाइड आयन, दे विल एक्ट एज योर लिगेंड्स, राइट, और ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो लिगेंड से चार्ज ट्रांसफ़र होता है टुवर्ड्स द मेटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, किसकी वजह से यहाँ पे कलर इनका होता है। अगर D10 है तो कलर किसकी वजह से है, कलर इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, दैट इज़ चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग सिकल बेस्ड क्वेश्चन, दैट्स हॉट्स। ये क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 दोनों ये आपके हैं हॉट्स, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, एक गैस है आपके पास, गैस A और गैस B जो है, ये बोथ जो है दे टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन। दोनों गैसेस जो है इसको ये ग्रीन करते हैं। गैस A जो है इट आल्सो टर्नस लेड एसिटेट पेपर जो है इसको ये ब्लैक करता है। उसके बाद बताया गया है दैट व्हेन गैस A इज़ पास्ड इन गैस B इन एन एक्वस सोल्यूशन, येलोविश वाइट टर्बिडिटी वहाँ पे अपेयर होता है। और आपको बताना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई गैस A एंड गैस B। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप नोट डाउन करेंगे, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कलर आप याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 12। तो देख लो यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये जो एक्चुअली आपके गैस है, गैस A और गैस B, ये आपकी एक्चुअली है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। देखो बहुत सारे गैस है आपके पास, आपके माइंड में बहुत सारे गैसेस आ जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया गैस है, पर उनमें से एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को कोई कलर चेंज नहीं करता है, तो ये ही कलर चेंज करते हैं। ये आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, बस यहाँ पे अप्लाई करना है। देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ योर पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये एसिडिक मीडियम में हम ले रहे हैं, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपका होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड किस में इसको कन्वर्ट करेगा, ये एक यहाँ पे बनेगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा आपका बनेगा क्रोमियम सल्फेट। ये जो क्रोमियम सल्फेट यहाँ पे बनता है इसी का तो कलर ग्रीन होता है। तो दैट्स वाई कलर आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तभी मैंने बताया आपको क्रोमेट, डाइक्रोमेट, है ना। सिमिलरली पर मैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन, उनका कलर आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपके वाटर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ़र। मैंने अभी बताया हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है, ये सल्फ़र में, कि मैंने बताया ना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में, बस वही रिपीट हो रहा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है ना,
ऑरेंज कलर होता है, तो इसको ये ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये गैस है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट आपके पास था गैस बी, वो भी ग्रीन में इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो देख लो वो कौन सा है। मैंने अभी बताया दैट वो जो आपका गैस है दैट इज़ योर सल्फ़र डाइऑक्साइड। इस गैस को याद रखेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एक तो डेफिनेटली बनेगा वही पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा क्या बनेगा, वही बनेगा दैट इज क्रोमियम सल्फेट, है ना, क्रोमियम है ना यहाँ पे, और ये सल्फ़र, तो क्रोमियम सल्फेट है ना यहाँ पे SO4। सो इसको मैं लिखूँगा Cr2SO4 होल थ्राइस। तो इसका भी कलर कैसा होगा, डेफिनेटली इसका भी कलर ग्रीन होगा, इसका कलर तो ग्रीन ही होता है ना। और यहाँ पे बनेगा इसके साथ बाय प्रोडक्ट वाटर, है ना। यहाँ पे कोई सल्फ़र नहीं, सल्फ़र तब बनता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, तब सल्फ़र बनेगा। यहाँ पे सल्फ़र नहीं बनेगा, सिर्फ पोटेशियम सल्फेट बनेगा और क्रोमियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, हाँ नेक्स्ट देख लो ज़रा क्वेश्चन जो दिया गया था यहाँ पे। क्वेश्चन ये था दैट गैस ए आल्सो टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। जो आपका गैस ए है लेड एसीटेट को ये ब्लैक करता है। तो देख लो गैस ए जो है वो आपका कौन सा है, मैंने बताया ना यही आपका गैस ए है, दैट इज़ योर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो देख लो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये लेड एसीटेट को कैसे लिखेंगे, दैट इज़ CH3COO होल ट्वाइस Pb, है ना। Pb इज़ द सिंबल फॉर लेड। तो यहाँ पे लेड सल्फाइड बनेगा, दैट इज़ PbS, और लेड सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक PPT। तो दैट इज़ वाई आप याद रखेंगे कि यहाँ पे गैस ए जो आपका है दैट इज़ योर हाइड्रोजन सल्फाइड, और बाय प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। उसके बाद आपका क्वेश्चन था दैट जब गैस ए और गैस बी को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे येलोविश टर्बिडिटी आ जाता है। तो वो येलोविश टर्बिडिटी किसकी वजह से है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो गैस ए आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस बी आपका क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक बनेगा वाटर, दूसरा बनेगा सल्फ़र। सल्फ़र जो है इसी की वजह से तो होता है येलोविश टर्बिडिटी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका था वन ऑफ द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछने को मिलते हैं, ठीक है, और ये आ जाएंगे इस साल से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हॉट्स है, दैट्स एक्सप्लेन व्हाई अ ग्रीन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 टर्न्स पर्पल एंड अ ब्राउन सॉलिड इज precipitated when carbon dioxide gas is bubbled into the solution। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है दैट जो आपके पास है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, देखो तब क्या होगा यहाँ पे, इसको आप देखेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आप पास करेंगे वहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी होगा, तो क्या बनेगा, डेफिनेटली ये बनाएगा एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। और एसिड है तो क्या होगा, एसिड क्या होता है, आयोनाइज होता है, ये देगा प्रोटॉन, है ना। एसिड क्या देता है H पॉजिटिव, और यहाँ पे मिलेगा कार्बोनेट आयन दैट इज CO3 2 नेगेटिव। अब बताओ मुझे, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, अगर आपके पास है MnO4 2 नेगेटिव, है ना, आपके पास क्या दिया गया था, यही दिया गया था ना, आपके पास यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ KMnO4, ये एक्चुअली है यहाँ पे K2, है ना, K2MnO4, ये है पोटेशियम मैग्नेट, इसको आप लिखेंगे दिस इज़ नॉट पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है K2MnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट आपका देता है, देखो पोटेशियम पर मैग्नेट किसको हम कहते हैं, KMnO4 को। ये कौन सा आयन देगा, ये देगा MnO4 नेगेटिव। तो ये पोटेशियम जो है पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है, पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, और ये जो आपका है दिस विल बी ग्रीन। अब देखो जब एसिडिक मीडियम यहाँ पे बन गया इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये आपका कन्वर्ट होता है इनटू MnO4 नेगेटिव में। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कैसा हुआ, पर्पल हुआ ना, तो ऐसा होता है। तो दैट इज़ वाई नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे एंड यू विल गेट ट्वाइस योर वाटर। तो यही आपका क्वेश्चन था दैट अगर आपके पास है पोटेशियम मैग्नेट, दिस इज़ नॉट पर मैग्नेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, इट टर्न्स पर्पल। ये पर्पल क्यों बन जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, क्योंकि उसी का तो पर्पल कलर होता है। ग्रीन किसका होता है, पोटेशियम मैग्नेट का। और ब्राउन सॉलिड कौन सा बना, ब्राउन सॉलिड बना आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये था वन ऑफ द हॉट्स। अब यहाँ पे एक दो और मैं मॉलिक्यूल्स बता देता हूँ जिनका डिफरेंट कलर होता है, उनको आप याद रखेंगे। जैसे अगर आपके पास है CrO5, है ना, इसकी बटरफ्लाई शेप होती है, आपने पढ़ा होगा बटरफ्लाई शेप, है ना, बटरफ्लाई शेप। इट इज़ जस्ट लाइक दिस, क्रोमियम है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स जो ऐसे होते हैं, दैट मीन्स देयर इज़ विच बॉन्ड, आप
मुझे बता सकते हैं ना, ये आपका कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये जो लिंकेज है दिस इज नोन एज पेरोक्साइड लिंकेज, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है जस्ट लाइक दिस। सो बटरफ्लाई शेप होती है, और यहाँ पे इसका कलर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका कलर कैसा होता है, डीप वायलेट कलर, डीप वायलेट कलर, तो किसी वक्त पूछा जा सकता है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन में। सिमिलरली क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, ये टेस्ट यूज़ होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो इसका जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन या ब्लड रेड कलर, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, रेडिश ब्राउन कलर। तो इसके साथ हमने पूरे डी और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया, इस पूरे चैप्टर को हमने रिवाइज़ किया। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड।